नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में एसएसटी को हम आगे बढ़ाते हुए सिविक्स का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग 3 पार्ट में कंप्लीट कर रहे थे और आज आपका आखिरी पार्ट है। तो फर्स्ट चैप्टर आज आपका खत्म हो जाने वाला है पूरा। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको समझाया गया है ताकि आपका किसी भी चैप्टर हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये हम लोग 2 वीडियो में और कर चुके हैं। इसका 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या डिस्कस किया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा 9th का रिकैप किया था, उसमें लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र के प्रकार, तो उन सभी बातों पे डिस्कस किया था। फिर उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकतंत्र में द्वंद्व क्या होता है, जब अलग अलग विचारधारा के लोग या फिर अलग अलग जो समाज के लोग एक साथ जब एक दूसरे से द्वंद्व कर बैठते हैं तो वो किस प्रकार का द्वंद्व होता है। बहुत प्रकार के द्वंद्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। वो खत्म करने के बाद हम लोग सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक जो विविधता, इस पे बात किया था। सेकंड पार्ट में भी हम लोगों ने सामाजिक विभाजन एवं सामाजिक विविधता को कैरी आउट किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या राजनीतिक आधार पे 3 सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारित तत्व का हमने बात किया था। क्या है? 3 निर्धारित तत्व का बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? उसके बाद हम लोगों ने किया था जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन, ये हमारा पॉइंट शुरू हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जाति को बहुत अच्छे से समझा है। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस प्रकार होता है उसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। पूरा ये जाति वाला खत्म हो गया था। हमने आपको कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग धर्म और लिंग दोनों कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग धर्म और लिंग दोनों को कवर करने वाले हैं। धर्म और लिंग के आधार पर सामाजिक विभाजन किस प्रकार होता है, धर्म और लिंग का स्वरूप क्या है सामाजिक विभाजन के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे धर्म, सांप्रदायिकता एवं राजनीति, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। धर्म, संप्रदाय और राजनीति ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंध बनाती है, इसी पर हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। धर्म समाज का नैतिक आधार हो सकता है, यानी धर्म क्या है? धर्म एक समाज का एक आइडियल या फिर आप बोल सकते हैं नैतिक आधार हो सकता है। नैतिकता क्या है? धर्म हमें क्या सिखाता है? नैतिकता, कि हमें हमेशा धर्म से चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। यह हमें क्या सिखाता है? कोई भी धर्म हमें यही सारी चीजें सिखाती है। परंतु जब धर्म का उपयोग राजनीति में स्वार्थ के लिए होता है तब वह सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है। 2 चीज है, धर्म, संप्रदाय, और वो राजनीति से कैसे कनेक्टेड है। तो वही जब धर्म जो है राजनीति के लिए उपयोग होने लगे तब वो संप्रदाय का रूप ले लेती है। इस प्रस्तुति में हम धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के संबंध को समझेंगे। ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है और राजनीति क्या है, इन तीनों के आपस में संबंध क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। तो फटाफट हमारे इस सेशन को लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा और जो लोग नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका डाउट हो इस पूरे सेशन में या आपका किसी भी चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करेंगे धर्म का सामाजिक स्वरूप क्या है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग धर्म का सामाजिक स्वरूप। धर्म नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आध्यात्मिकता का स्रोत है। मैंने अभी आपको बताया धर्म क्या है। धर्म नैतिक मूल्यों, आदर्शों और आध्यात्मिकता का स्रोत है। एक ही धर्म में विभिन्न संप्रदाय, फिर से देखिए संप्रदाय, 2 चीज में आपका उपयोग यहां हो रहा है। देखिए 2 तरह से आपको संप्रदाय यहां परिभाषित हुआ। पहले स्लाइड में हम लोगों ने बताया जब धर्म का उपयोग राजनीतिक स्वार्थ के हेतु होता है तब वह सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? सांप्रदायिकता का रूप लेता है। तो ये इसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। लेकिन अब संप्रदाय 2 चीज है। संप्रदाय, एक ही धर्म में कई संप्रदाय हो सकते हैं, मतलब यानी धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय होते हैं। अब संप्रदाय मतलब अलग अलग मान्यता वाले। धर्म सबका एक है लेकिन मान्यता अलग है। अब इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए आपका हिंदू धर्म में क्या होते हैं, कुछ लोग भोले बाबा को ज्यादा मानते हैं तो उनको क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु को ज्यादा मानते हैं, उन लोगों को वैष्णव कहते हैं। यहीं पे जैसे हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, कबीर पंथी, तो ये सारे क्या है? हिंदू धर्म में है। मुस्लिम धर्म की बात करें तो शिया, सुन्नी, ये सारा होते रहता है। तो क्या है? फिर आपका ईसाई धर्म में बात करें तो कल ही हम लोगों ने बात किया था कैथोलिक और
प्रो स्टेट। तो ये क्या है, ये सब उनकी संप्रदाय है। क्या है, उनकी संप्रदाय है। पहले धर्म और संप्रदाय को पहले हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो संप्रदाय क्या है, यही सब है। एक ही धर्म में बहुत सारे संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, एक ही धर्म के विभिन्न संप्रदाय हो सकते हैं, ठीक है। ये सभी धर्म में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो। तो वहीं आगे बात करेंगे उत्तरी आयरलैंड में रोमन कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट। तो वही मैंने बोला कि ईसाई धर्म में भी ये होता है, एक ही धर्म में विभाजन होते रहता है, धर्म के आधार पे भी विभाजन होते रहता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड का हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, धर्म या संप्रदाय के आधार पर, सॉरी धर्म नहीं, वहां पे क्या था, संप्रदाय के आधार पर विभाजन हुआ था। तो यही है हमारा ये आज का पूरा टॉपिक, धर्म का सामाजिक स्वरूप क्या है। धर्म अच्छी चीज है, नैतिक मूल्य पे आधारित होता है, आदर्शों और आध्यात्मिकता का स्रोत है। ये क्या है, धर्म है। लेकिन धर्म का उपयोग अगर राजनीति के लिए होता है तो वह कभी कभी खतरनाक बन जाता है और उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग धर्म, गांधी जी के दृष्टिकोण में धर्म क्या है, धर्म के ही बारे में भी सिर्फ चर्चा चलेगी। धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, पहले इस सबको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद राजनीति को और धर्म को आपस में कनेक्ट करेंगे। गांधी जी के दृष्टिकोण में क्या है, राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। अभी मैंने कहा धर्म राजनीति के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल भरा चीज है। धर्म और राजनीति को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, राजनीति में धर्म का अर्थ नैतिक मूल्यों का समावेश है, ना कि धर्म के नाम पर सत्ता की लड़ाई। तो ये क्या है, ये गांधी जी का एक अलग व्यू था। वे कहते थे कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन वो धर्म क्या होना चाहिए, सत्ता की लड़ाई के लिए धर्म नहीं होनी चाहिए, कि धर्म के आधार पर सत्ता पाने, वो लालच के लिए धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। राजनीति में धर्म का उपयोग होना चाहिए नैतिक मूल्यों के समावेश के लिए। राजनीति में नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति करनी चाहिए, तभी धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ समन्वय बैठाकर एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन अगर राजनीतिक यानी सत्ता के स्वार्थ के लिए अगर धर्म का उपयोग हो तो क्या होता है, धर्म जो है खराब होता है, आपका राजनीति भी गंदी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारा फैक्टर्स है। तो यहां तक आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सांप्रदायिकता क्या है, तीन चीज अभी तक हम लोगों ने बात किया है, धर्म के बारे में, ठीक है, संप्रदाय के बारे में, और तीसरा सांप्रदायिकता। तीन चीज अभी बस हम लोगों ने ये तीन टॉपिक पे बात किया है। धर्म क्या है, धर्म एक नैतिक मूल्य है, आध्यात्मिक गुण है और आदर्शों, धर्म नैतिक मूल्य, आदर्श और आध्यात्मिक गुण का स्रोत है। संप्रदाय क्या है, एक ही धर्म में कई प्रकार के लोग होते हैं, कई मान्यता के लोग होते हैं, जिसे संप्रदाय कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शैव हो गए, वैष्णव हो गए, ईसाई में हो गए प्रोटेस्ट एवं कैथोलिक, और मुस्लिम में कहे तो शिया और सुन्नी। इस तरह से सांप्रदायिकता क्या होती है, जब धर्म का उपयोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए होता है तब उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म का उपयोग आदर्शों के लिए होनी चाहिए, ना कि सत्ता की लड़ाई के लिए। आगे बात करेंगे हम लोग धर्म का राजनीतिकरण। अब हम लोग धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, धर्म को राजनीति से जोड़ेंगे। अल्पसंख्यकों पर दंगे यानी पारिवारिक कानूनों में महिलाओं के प्रति भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव। यानी अब धर्म का राजनीतिकरण, धर्म का किस प्रकार राजनीतिक रूप से जोड़ा जाता है, धर्म को किस प्रकार राजनीतिक रूप से जोड़ा जाता है, वो हम लोग देखेंगे। यानी अल्पसंख्यकों पर दंगे यानी मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख शिकार। एक चीज कहते हैं, दंगा का एक प्रमुख कारण क्या, धर्म को कहा गया है। क्या है, दंगा का, कहीं भी अगर दंगे हो रहे हैं तो उसमें सबसे मुख्य जो कारण दंगा धर्म को माना जाता है। किसको माना जाता है, धर्म को माना जाता है। तो अल्पसंख्यकों पर दंगे हमेशा होते रहते हैं। कोई भी देश है, मान लीजिए कोई देश है जिसमें एक्स और वाई दो धर्म है, जिसमें एक एक्स जो है वो क्या है, आप ज्यादा संख्या में और वाई कम संख्या में है, तो ऐसा होता है कि कभी कभी एक्स के द्वारा वाई पर दंगा किया जाता है। ऐसे दंगा ऐसे क्या होते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, आए दिन आपके दंगे के समाचार देखने को मिलते हैं। पारिवारिक कानून में महिलाओं के प्रति भेदभाव, ये सारा, और धर्म के नाम पर भेदभाव भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अगर धर्म का राजनीतिकरण हो गया तो राजनीति में चिंता का विषय, ये सभी क्या है, राजनीति में चिंता का विषय है। क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में बात किया है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, बशर्ते
धर्म का अर्थ नैतिक मूल्यों का समावेश है, यानी धर्म का अर्थ जो है, धर्म का जो उपयोग, राजनीति में धर्म का उपयोग नैतिक मूल्यों के लिए होनी चाहिए, ना कि सत्ता की लड़ाई के लिए। आगे बात करेंगे हम लोग इसी में, सांप्रदायिकता क्या है। अभी हम लोगों ने आपका समय, जब धर्म राष्ट्र की नींव बनने लगे, जब राजनीति किसी एक धर्म का समर्थन करने लगे, जब एक धर्म दूसरे को श्रेष्ठ मानने लगे जाए, तो इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। यानी जब राजनीति पे धर्म हावी होने लगे तो उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। ये आप अपना समझ सकते हैं क्या है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियों का जो उदय चाहते हैं, अलग अलग जो, जब राजनीतिक कारण से ही, जब राजनीति के कारण ही धर्म को माना जाए, मतलब जब राजनीति किसी एक धर्म का समर्थन करने लगे, कोई भी पार्टी किसी एक धर्म के पूरा झुकाव में हो, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी ए है जो किसी एक ही धर्म का समर्थन कर रही है, तो उस स्थिति में सांप्रदायिकता का खतरा बन सकता है। और सांप्रदायिकता क्या है? एक खतरा है। क्या है? एक खतरा है। समाज के लिए क्या है? एक खतरा है। और जब एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे ही हम सांप्रदायिकता का रूप कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। सांप्रदायिकता का तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे सांप्रदायिकता के प्रकार। सांप्रदायिकता कितने प्रकार के हो सकते हैं? कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार आपको दिख रहे हैं। बहुसंख्यावाद, यानी कुछ कुछ देश में ऐसी होती है कि जिसमें मान लीजिए ए बी, हमेशा से मानेंगे हम लोग, 2 धर्म है। क्या है? 2 धर्म है, तो ए की संख्या ज्यादा है, बी की संख्या कम है। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में बहुसंख्यावाद सांप्रदायिकता हो सकती है। जैसे कि श्रीलंका में क्या है, सिंहली जाति के लोग अधिक संख्या में हैं और क्या तमिल जाति के लोग कम संख्या में हैं, जिसके कारण क्या होता है, सिंहली के द्वारा तमिल के ऊपर अत्याचार किया जाता है। और इसी अत्याचार यानी धर्म रूपी अत्याचार को जो सांप्रदायिकता कहते हैं, तो ये जो है ज्यादा संख्या और कम संख्या यानी नंबर्स में डिफरेंस होने के कारण, किसी एक जो आपका जो धर्म है उसका में अगर कम लोग हैं, दूसरे धर्म में अधिक लोग हैं, और इस प्रकार अगर सांप्रदायिकता की बात उठती है, सांप्रदायिकता होती है, तो उसे क्या बहुसंख्यावाद कहते हैं। दूसरा, राजनीतिक गोलाबंदी, यानी चुनावों में धर्म का इस्तेमाल। दूसरा क्या होता है, दूसरी प्रकार की सांप्रदायिकता बात करें, यानी धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है, धर्म के आधार पर जो विभाजन होता है, उसकी क्या कहते हैं, राजनीतिक गोलाबंदी में बात करें, किसी चुनाव में कोई पार्टी अगर धर्म के आधार पर अपना वोट बैंक समेटने का कोशिश करती है तो उसे राजनीतिक गोलाबंदी, ये भी एक सांप्रदायिकता का ही प्रकार है। हिंसा और दंगे, ये भी एक सांप्रदायिकता का ही प्रकार है। विभाजन के समय और बाद में भी, यानी भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उस समय बहुत सारी हिंसा और दंगे हुए थे, जो कि उदाहरण है क्या, हिंसा और दंगे, ये भी एक प्रकार की सांप्रदायिकता है। तो ये 3 प्रकार की सांप्रदायिकता आपको आपके बुक में पढ़ने को मिलती है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बात करेंगे हम लोग निरपेक्षता की अवधारणा। यहां तक हम लोग समझे थे धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, वो सांप्रदायिकता किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करती है, वो सांप्रदायिकता किस प्रकार समाज को प्रभावित करती है। अब इससे बचने के उपाय, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, यानी किस प्रकार इस सांप्रदायिकता रूपी दानव से हम लोग दूर रह सकते हैं, किस प्रकार हम लोग इस सांप्रदायिकता रूपी दानव से दूर रख सकते हैं, तो वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं, भारत है क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। अलग अलग देश का अपना अपना राजकीय धर्म होता है, जिसके कारण वह धर्म जो है उस देश के द्वारा पाला पोसा जाता है, उस धर्म पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लेकिन भारत का ऐसा कुछ नहीं है, भारत में कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है, लेकिन सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी धर्म का पालन पोषण नहीं हो रहा हो तो किसी और का भी दमन होगा, नहीं, भारत का ना ही कोई राजकीय धर्म है, सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। धर्म आधारित भेदभाव को असंवैधानिक आपका बताया गया है। क्या है, धर्म आधारित जो भेदभाव है उसे असंवैधानिक करार किया गया है, और छुआछूत और धार्मिक अत्याचार पर रोक है। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, यानी धर्म के मामले में तटस्थ होना एवं धर्म के अल्पसंख्यकों का बचाव करना, या फिर धर्म आधारित हिंसा ना हो, इन सब की देखभाल करना ही धर्मनिरपेक्षता है। क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। यह क्या भारत में पाई जाती है। भारत का कोई भी अपना धर्म है, सभी नागरिकों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, बदलने का अधिकार है, वह धर्म को मानने के लिए वो अपने स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो यही अवधारणा के कारण क्या है, जो है भारत सांप्रदायिकता से दूर है। आगे बात करेंगे इसमें क्या होता है,
तो धर्म को नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अपनाना चाहिए। अब जाति तो हम लोगों ने कल पूरा खत्म किया था, धर्म को आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो धर्म के आखिरी निष्कर्ष पर अगर हम पहुंचे तो क्या है, आपका जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, यानी आपकी जो धर्म आधारित जो क्या है आपका सामाजिक विभाजन है, इन सभी से बचने के लिए कौन सी अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जिसमें आपकी ये 4 पॉइंट आते हैं। इन्हीं 4 पॉइंट का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, सांप्रदायिकता से उरीन हो सकते हैं, सांप्रदायिकता से खुद को अलग कर सकते हैं। तो आगे बात करेंगे इसमें निष्कर्ष में। हमारा जो पूरा स्लाइड का जो धर्म का जो ब्रीफ हुआ वो हम बोल सकते हैं कि धर्म को नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है हम धर्म को छोड़ दें या धर्म अगर हम पे है, धर्म एक अच्छी चीज है, लेकिन बशर्ते उसकी नैतिकता को अपनाएं, उनके मूल्यों को अपनाएं, उनका राजनीति के रूप में उपयोग होना, उनका सत्ता के लिए उपयोग होना, ये धर्म के लिए खतरनाक है, राजनीति के लिए खतरनाक है और एक देश के लिए भी खतरनाक है। धर्म का राजनीतिक स्वार्थ में उपयोग करना गलत है। अभी मैंने बताया धर्मनिरपेक्षता ही भारत की एकता और अखंडता की आधारशिला है। मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में ही बताया था कि धर्मनिरपेक्षता के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, अपने देश के सारे धर्म को बढ़ा पा रहे हैं और सांप्रदायिकता से बच पा रहे हैं। आगे बात करेंगे हम लोग सांप्रदायिकता क्या है, संप्रदाय क्या है, धर्म क्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आएंगे लैंगिक मसले और राजनीति। जाति क्लियर, धर्म क्लियर, अब लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर बात करें, लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। यानी कोई भी सामाजिक विभाजन क्यों होता है, हम लोग अभी बात कर रहे थे सामाजिक विभेद। जब समाज में अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो उसे सामाजिक विभेद कहते हैं। वही सामाजिक विभाजन सामाजिक विविधता कहते हैं। और वही सामाजिक विभाजन की बात करें, सामाजिक विभाजन में क्या होता है, जब अलग अलग प्रकार के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, दंगे फसाद होने लगे, तो क्या उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। और सामाजिक विभाजन कैसे होता है, सामाजिक असमानता के कारण होता है। किससे कारण होता है, असमानता के कारण होता है। और लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का सबसे महत्वपूर्ण रूप है। यानी जाति धर्म से भी बड़ा क्या है, लैंगिक असमानता। अब इसमें क्या होता है, राजनीति में इस पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। सबसे पहले लोग जाति आधारित भी राजनीति कर लेते हैं, धर्म आधारित भी राजनीति कर लेते हैं, लेकिन लैंगिक आधारित राजनीति क्या है, राजनीति में इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। लैंगिक समानता पर इस पर क्या है, बहुत कम ध्यान दिया है। आगे हम लोग बात करेंगे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी % है। अभी 18वीं लोकसभा में 14% हुए, जो कि अभी शायद हाईएस्ट है या फिर कुछ होगा। विवेचना सामाजिक भूमिकाओं और रूढ़ छवियों पर केंद्रित होगी, ना कि जैविक अंतर पर। विवेचना सामाजिक भूमिकाओं और रूढ़ छवियों पर केंद्रित होगी, ना कि जैविक अंतर पर। आगे बात करेंगे हम लोग, हाँ, लैंगिक विभेद क्या है, लैंगिक विभेद के बारे में बात करेंगे। अब इसमें हम लोग बात करेंगे पारिवारिक और सामाजिक स्वरूप महिलाओं की, यानी लैंगिक आधार पर किस प्रकार विभेद किया जाता है, एक ही स्थान पर आके जो अलग अलग जो कार्य होते हैं, किस प्रकार विभेद होता है आपका क्या महिला और पुरुष के बीच, वो हम लोग इस स्लाइड में जानेंगे। लड़के और लड़कियों का अलग अलग पालन पोषण होता है। यानी अभी के भी समाज में क्या होता है, लड़के और लड़कियों का दोनों अलग अलग लेवल पर पालन पोषण होता है। क्या होता है, जहां पर लड़कों को थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहीं पर क्या लड़कियों को थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी अभी के समाज में अभी भी देखने को ऐसी मिलती है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर तक ही सीमित होता है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र कहाँ, घर तक ही सीमित होता है। अभी भी बहुत सारी जगहों पे क्या है, महिलाएं ज्यादा अभी भी खुल के बाहर तक कार्य करने नहीं आ पाई है। पुरुष उन्हीं कार्य को बाहर भुगतान के लिए करते। यानी ऐसा नहीं है, कार्य दोनों का समान है। क्या है, कार्य दोनों का समान है। यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं, दोनों का क्या कार्य दोनों का सेम है, दोनों तरफ खाना ही बनाया जा रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये पुरुष है, ये बाहर में खाना अपना शेफ बना रहा है। इसको क्या करते हैं, यहाँ इसको क्या शेफ जो है, क्या है आपका, ये आपका शेफ है। इसको क्या है, आपको वहां पे बाहर में क्या पैसा मिलते हैं, इसको अर्निंग मिलती है। ये घर पे काम कर रही हैं, हाउस वाइफ है, तो वो क्या है, इनका कार्य को कोई वैल्यू नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक समानता का बहुत बड़ा रूप आपको यहीं से देखने को मिल जाता है, घर से ही। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, समाज में घरेलू कार्य को मूल्य नहीं दिया जाता। क्या है, सामाजिक रूप में घरेलू काम को मूल्य नहीं दिया जाता है। जो घर में काम होते हैं, जो महिलाएं घर में बहुत सारी घर को जो संभाल के रखती है,
वही कार्य को पुरुष बाहर करते हैं। बहुत सारे पुरुष, जो महिलाएं घर में कार्य करती है वही कार्य को पुरुष बाहर करके अर्निंग करते हैं, वहां पे उनका वैल्यू थोड़ा होता है। लेकिन वही कार्य को अगर महिलाएं घर में करती हैं तो समाज उनके कार्य को नगण्य मानता है। क्या कहता है? नगण्य मानता है। तो ये क्या है? लैंगिक विभेद, यानी लैंगिक के रूप में जो भेदभाव हो रहा है वो सभी का आपका उदाहरण है। चलिए आगे बात करेंगे लैंगिक विभेद के बाद। काम का लैंगिक विभाजन। अब इसमें क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन समाज में गहराई तक फैला है, यानी खेतों, जंगलों, जल लाने में महिलाओं की भागीदारी होती है। यानी श्रम का भी है क्या है? लैंगिक विभाजन। ये बहुत खराब रूप है, क्योंकि देखिए हिंदी का ही एक चैप्टर है हमारा क्लास 10 का, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। उसमें जाति के आधार पर श्रम का विभाजन है, लेकिन यहाँ लिंग के आधार पर श्रम विभाजन बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या? श्रम का लैंगिक विभाजन समाज में अभी भी बहुत गहराई तक फैला है कि महिलाएं घर तक कार्य सीमित करेंगी, बाहर नहीं कर सकती। लेकिन कहीं कहीं खेतों में, जंगलों में महिलाएं जो दुर्लभ स्थान होती वहां भी कार्य करने में सक्षम है। ग्रामीण महिलाओं का श्रम दिखता नहीं है, पर वह वास्तविक में भारी है। जो महिलाएं गांव में रहती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी कमी है, जहां पानी कहीं दूर से लाना पड़ता है, घर के भी बहुत सारे कार्य होते हैं, खेती में भी महिलाएं हाथ बटाती है। हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, खेती में भी वहां महिलाएं क्या है? बहुत हाथ बटाती है। वहां भी महिलाओं के कार्य को नगण्य माना जाता है। क्या माना जाता है? नगण्य। वो मतलब कुछ करती नहीं है ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन वहां भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खासी भागीदारी है। किसी में महिलाओं की भागीदारी की बात करें, इंडिया में कृषि में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। यानी समझ रहे हैं, कृषि जो कि घर के बाहर का कार्य है, वहां भी महिलाएं 40% भागीदारी है। 60% पुरुषों की है। कितना? 60% पुरुषों की। महिला कामगारों में 75% महिलाएं कृषि में है। यानी ओवरऑल अगर पूरा सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को करेंगे, जैसे मान लीजिए A, B और C, ये 3 क्षेत्र है, तीनों में अगर 100 महिलाएं काम कर रही है और सी को यानी कृषि मानते हैं, तो कृषि के ही क्षेत्र में अकेली 75 महिलाएं काम कर रही है। यानी सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पे कार्य कर रही है? कृषि क्षेत्र में। क्योंकि आपको मैंने बताया था कहां कि जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, महिलाएं घर के भी काम करती है और उसे कृषि क्षेत्र में भी लगना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कृषि क्षेत्र में भी लगना पड़ता है। तो कृषि के क्षेत्र में, जो कि एक दुर्लभ काम है, कृषि क्या है? एक दुर्लभ काम है, वो मेहनत का काम है, उसमें महिलाएं 75% ऑलरेडी है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि महिलाएं और सभी क्षेत्रों में भी कार्य करने के लिए सक्षम है। ग्रामीण महिला कामगारों में 75% कृषि में जुड़े हैं। यानी ये तो ओवरऑल बात की गई, 75% शहरी और ग्रामीण लेके, लेकिन सिर्फ गांव की बात करें तो 85% महिलाएं ऐसी है जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और 85% अगर सिर्फ ग्रामीण का डाटा लिया जाए, क्या किया जाए? ग्रामीण का डाटा लिया जाए तो सिर्फ क्या है? 85% जो महिलाएं, ओवरऑल अगर 100 महिलाएं कार्य कर रही है तो 85 महिलाएं क्या है? कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है, जो कि उनकी दक्षता को दिखाता है, उनकी शारीरिक क्षमता को भी दिखाता है। आगे बात करते हैं श्रम और वेतन में। इन सभी में क्या है? महिलाएं सभी जगह कार्य करने में सक्षम है। वो हर कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है। क्या किया जाता है? कम वेतन दिया जाता है। सेम काम का क्या? कम वेतन दिया जाता है। नीति निर्माताओं में भी महिलाओं का योगदान को नजरअंदाज किया जाता है। नीति निर्माता, कहीं भी डिसीजन मेकिंग में भी महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। कहीं भी अगर कुछ डिसीजन के लिए हो, चाहे वो आप संसद बोल रहे या विधानसभा बोल रहे, वहां पे भी महिलाओं की बहुत ही कम भागीदारी है। और इससे क्या होता है? महिलाओं के आंदोलन का उदय होता है। अलग अलग एरिया में महिलाएं क्या करती है? आंदोलन करती है अपने हक के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। राजनीति में महिलाओं की भूमिका का विकास। अब यहां पे आता है मेन पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने सारे पॉइंट में, चाहे वो जाति में हो, जाति को हमने समझा, उसके बाद जाति को राजनीति से जोड़ा। फिर हम लोगों ने क्या किया? धर्म के बारे में समझा, संप्रदाय के बारे में समझा, सांप्रदायिकता के बारे में समझा, फिर उसे राजनीति से के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं लिंग के बारे में। तो लिंग के बारे में हम लोगों ने एक पूरा प्रोसेस समझा है, किस प्रकार महिलाओं की स्थिति है, क्या आगे कार्य करने की उनकी क्षमता है। मैंने आपको बताया कि 85% महिलाएं या 75% महिलाएं ओवरऑल और 85% ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कृषि कार्य में जुड़ी है, जो कि कृषि कार्य को अगर महिलाओं की शारीरिक दक्षता के अनुसार ही अगर उनको ट्रीट किया जाता है तो शारीरिक दक्षता में भी उनमें कोई कमी नहीं है, जो कि कृषि कार्य दर्शाता है। ये एक ऑफिशियल डाटा है। क्या है? ये डाटा है जो कि दिखाता है कि महिलाएं किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी तरह के कार्य में महिलाएं सक्षम है।
तो उन्हीं में हम लोग बात करते हैं कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है। क्योंकि हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो जो लिंग को भी हम लोग, महिलाओं को भी हम लोग क्या करेंगे, राजनीति से जोड़ेंगे। तो राजनीति में सबसे पहले महिलाओं के साथ स्टार्टिंग में ही भेदभाव किया गया था। स्टार्टिंग में, शुरुआत से ही महिलाओं के साथ राजनीति में भेदभाव किया गया। उनमें उनके पास वोट देने तक का भी अधिकार नहीं था। पहले महिलाओं को वोट का भी अधिकार नहीं था, मतलब आप सिर्फ संसद में ही नहीं जा सकते, आप वोट भी नहीं दे सकते, इस तरह महिलाओं की स्थिति थी। लेकिन 1918 में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई। भारत में धीरे धीरे महिलाओं को अवसर मिलने लगे। लेकिन हाँ, एक चीज बोलेंगे, महिलाओं को क्या है, सभी महिलाओं को भारत में वोट देने का अधिकार स्टार्टिंग से ही मिल गया था। ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी तरीके खबर है। लेकिन भारत में उस समय भी महिलाओं के लिए बहुत कम अवसर थे, सिर्फ वोट देने का अधिकार मिले। लेकिन धीरे धीरे उनके लिए भी अवसर खुल रहे हैं। आगे बात करेंगे हम लोग वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी। अभी के क्षेत्र में महिलाएं सभी जगह, महिलाएं वैज्ञानिक मिल जाएगी, इंजीनियर मिल जाएंगे, डॉक्टर आदि सभी तरह के क्षेत्र में। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, उसमें भी आप लोग देखेंगे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, दो महिलाएं जो फोर्स है, दो महिला जो फोर्स है, तो महिला क्या है, उस एरिया में भी अभी भारत सरकार इस क्षेत्र पर भी बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। वहां पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उनमें दो महिला जो फोर्स है, जो दो महिला बल है, बीएसएफ की जवान है या फिर एयरफोर्स एक कैडेट है, तो वो सब क्या है, और दो महिला अफसर के द्वारा ही क्या आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, जो कि महिलाओं की भागीदारी को दर्शाता है। अभी के इस वर्तमान जो महिला हर क्षेत्र में है, चाहे वो डॉक्टर हो, कहाँ, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो, चाहे स्टूडेंट हो, इंजीनियर के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, स्टूडेंट के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में महिलाएं अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में बेहतर भागीदारी, यानी इन 3 देशों में बात करें, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड, इन सभी में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। सामाजिक भागीदारी जो है महिलाओं की वहां पे बहुत अच्छी है। भारत के आप नजरिए से देखें तो बहुत अच्छी इन तीनों देशों में मानी जाती है। महिलाओं की भागीदारी नॉर्वे में, स्वीडन में और फिनलैंड में भी बहुत बेहतर भागीदारी है। अब बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, बात करें तो आपके लिए एक और फैक्ट होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो हैं, जो सिक्किम है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, ये सभी जो राज्य हैं ये महिला प्रधान है। जैसे भारत के बाकी सभी राज्य क्या है, आपके पुरुष प्रधान है, लेकिन ये सभी राज्य जो है महिला प्रधान है। वहां पे क्या, वहां पे भी महिलाओं की भागीदारी समाज में अधिक देखने को मिलती है। वहां भी क्या, महिलाओं की भागीदारी समाज में अधिक देखने को मिलती है। तो उसी तरह का नजरिया हम लोग को लेके चलना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग भारत में आज की स्थिति। भारत अभी भी पितृसत्तात्मक राज्य समाज है। पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान आप बोल सकते हैं। यानी यहां भी क्या, पहले पिता को जाना जाता है। पिता के क्या है, पिता ही समाज में जाके जुड़ता है, समाज से जाके कमाई करके लाता है, घर में क्या, फिर वहां से घर पे जो भी अर्निंग का जो स्रोत है या फिर समाज में जो कम्युनिकेट करने का जो स्रोत है वो क्या है, पिता ही है। तो भारत अभी भी पितृसत्तात्मक समाज है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक नजरिए से भी महिलाओं के साथ अभी भी भारत में भेदभाव है। महिलाओं के साथ शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में और सामाजिक नजरिए से भी महिलाओं की अभी स्थिति उतनी अच्छी सुधरी नहीं है। तो आगे हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण आंकड़े और चुनौतियां महिलाओं के लिए। भारत में महिला साक्षरता दर 54%, यानी कुल 100 महिलाओं में सिर्फ 54 महिलाएं ही ऐसी है जो अच्छे से, मतलब जो साक्षर हैं, जिनको मतलब ऐसे कुछ नहीं, बीए पास नहीं, जो सिर्फ पढ़ना जानती है या फिर लिखना जानती है, बस 54% महिलाएं ही ऐसी है। पुरुष का परसेंटेज क्या है, 76%। यानी एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है। अगर हम 20 महिलाओं को और साक्षर करें तब जाके वो कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबर आ पाएंगे। 20% महिलाओं को, प्रति 100 महिलाओं में से 20 और करेंगे तब जाके ये कहीं ना कहीं टैली हो पाएगा। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े और परेशानी में डालने वाले आंकड़े हैं, ठीक है। उच्च शिक्षा में महिलाएं बहुत कम जा पाती है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका क्या होता है, अभी आप खुद के समाज में भी देखते होंगे कि एक शिक्षा लेवल सेट कर दिया जाता है। किसी भी गांव में ना एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि इतना क्लास तक बिटिया पढ़ेगी, उसके बाद विवाह हो जाएगा। तो उच्च शिक्षा में भी क्या होता है, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। महिला औसतन 7.5 घंटे काम करती है, पुरुष 6 घंटे काम करती है। यानी देखें, काम करने की एबिलिटी में भी महिलाएं आगे है और काम करने की घंटों में भी आगे है। फिर भी
सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक आधार पर भी महिलाओं का क्या तिरस्कार ही होता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी दुखद स्थितियां समाज में अभी देखने को मिलती है, अभी तो फिलहाल बहुत कम हो गई है। आगे बात करेंगे हम लोग महिला आंदोलन और प्रतिनिधित्व। महिला आंदोलन ने राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की, यानी बहुत सारी महिलाएं ने आंदोलन किया। आगे चलकर जब देश का विकास हुआ, महिलाओं का भी कुछ ना कुछ अभी विकास हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन हुए और उन्हीं आंदोलन से बहुत सारी महिला प्रतिनिधि भी निकली। इनको आप जान रहे हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी बहुत अच्छी महिला थी, भारत की सांसद रह चुकी हैं पार्लियामेंट में, तो उनमें जो है इन्हीं का योगदान है। लोकसभा में महिला सांसद 74 है। अभी 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, जो कि 2024 में हुआ है, 74 महिलाएं पूरी चुन के आई है, जो कि पूरे लोकसभा सीट का 14% है। पहले इससे भी खराब स्थिति 11% हुआ करती थी। तो ये सारे आपके कुछ आंकड़े हैं। महिलाओं की राजनीति में भी हिस्सेदारी भी अभी बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी समझ रहे हैं आप, कुल मिलाकर अगर 100 सांसद हैं, उनमें से 86 सांसद आप बोलिए पुरुष हैं और सिर्फ 14 सांसद ही महिलाएं हैं। तो महिलाओं का भी क्या प्रतिनिधित्व आपको वहां क्या संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी में भी महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। पश्चिमी देशों में भी, सिर्फ भारत की ये स्थिति नहीं है, और भी वेस्टर्न जो कंट्री हैं जो खुद को डेवलप बोलते हैं, वहां भी महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। इसमें संसद के प्रतिनिधित्व में, सरकार में, सत्ता में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। राजनीति में बात करेंगे, आगे बात करते हैं हम लोग अंतर्दृष्टि का दृष्टिकोण। यहाँ पे अब आपका आखिरी चल रहा है। महिलाओं की भागीदारी से राजनीति में संवेदनशीलता बढ़ी है। लैंगिक समानता केवल नैतिक नहीं, राजनीतिक भी आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी से राजनीति में संवेदनशीलता बढ़ी, यानी जैसे जैसे महिलाओं का योगदान होगा, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो आधी जनसंख्या है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, हम अपने आधा पावर से कहीं जाने का ट्राई कर रहे हैं। कोई भी इंजन का अगर पावर आधा कर दिया जाए तो वो क्या ज्यादा दूर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। यानी हम अपनी आधी जनसंख्या से के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। जब तक हम अपने फुल पावर नहीं लगाएंगे, तब तक हम लोगों से तेज नहीं दौड़ सकते। तो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में संवेदनशीलता बढ़ाती है, राजनीति में क्या सेंसिटिविटी बढ़ाती, बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। लैंगिक समानता सिर्फ नैतिक ही नहीं, नैतिक यानी नैतिक मूल्यों के आधार पर नहीं, सही बात है, दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। सिर्फ नैतिकता ही नहीं बल्कि राजनीतिक आवश्यकता भी है। राजनीतिक रूप में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है, ताकि हर एक जो नियम है, जो कानून है, जो देश का जो संचालन, वो बहुत सुचारू तरीके से हो सके। शिक्षा, रोजगार, राजनीति में महिलाओं को बराबरी देना बहुत जरूरी है। हम लोग अब कंक्लूजन वाले पार्ट में है, तो इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं की हर एक क्षेत्रों में भागीदारी बहुत आवश्यक है। विक्टर ह्यूगो आखिरी लाइन आपका आता है, ये जब आपका चैप्टर खत्म होगा, उन्होंने कहा था पुरुषों के पास दृष्टि होती है और स्त्रियों के पास अंतर्दृष्टि। विक्टर ह्यूगो ये है, इसलिए वे चीजों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक देख सकती, यानी महिलाओं की भागीदारी कई ज्यादा आवश्यक है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष की भी भागीदारी होनी चाहिए और महिलाओं की भी भागीदारी समान रूप में होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, आपका ये पूरा पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा सेशन, तीनों सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन सभी में हम लोग एक बार पूरा रिकैप करें तो फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके थर्ड तक, फर्स्ट में हम लोगों ने फिर से आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सामाजिक विभेद, सामाजिक, पहले आपका लोकतंत्र के बारे में पढ़े। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के प्रकार दो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र। फिर उसके बाद हम लोगों ने लोकतंत्र में द्वंद्ववाद पढ़ा था, श्रीलंका में द्वंद्व पढ़ा था, भारत में द्वंद्व पढ़ा था, जिसमें क्षेत्रीय आधार पर मुंबई और उत्तर भारतीय लोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका बेल्जियम में आपका जो द्वंद्व हुआ था, जिसके कारण वहां पे उनका क्या सॉल्यूशन उन्होंने निकाला था कि क्या धार्मिक आधार पर क्या हुआ, सत्ता का बंटवारा हुआ। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता का बंटवारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग पढ़ रहे थे कि सत्ता की साझेदारी कितने प्रकार से होती है, अलग अलग प्रकारों का हम लोगों ने वर्णन किया था, ताकि लोकतंत्र एक जगह से ना चलकर अलग अलग जब पॉइंट से चलती है, अलग अलग भागों से चलती है। लोकतंत्र का जब विकेंद्रीकरण होता है, तब क्या लोकतंत्र और ज्यादा सफल होता है। इसी में हम लोगों ने सामाजिक विभाजन, सामाजिक विविधता एवं सामाजिक विभाजन की बात की थी। सामाजिक विविधता क्या है, एक ही प्रकार में, एक ही जगह पे अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का रहना। सामाजिक
विविधता कहलाता है। लेकिन ऐसी यही अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग जब आपस में ना रहकर एक ही जगह रहते रहते लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े झोटम झोटी होने लगे तो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। तो सामाजिक विभेद एक समाज के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन सामाजिक विभाजन उतना ही बुरा। जितना अच्छा सामाजिक विविधता है उतना ही बुरा आपका सामाजिक विभाजन है। अगला हम लोग क्लास में पढ़े थे आपका पिछले जो सेकंड पार्ट में अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे आपका, सबसे पहले सामाजिक विभाजन किस किस प्रकार से होता है। तो राजनीतिक आधार पर सामाजिक विभाजन के 3 स्वरूप हम लोग देखे थे, जिसमें आपका क्षेत्रवाद का उदय हो सकता है। पहला पॉइंट हम लोग समझे थे कि जब किसी देश पर क्षेत्रीय भावना ज्यादा प्रखर होने यानी राष्ट्रीयता घटने लगती है और क्षेत्रीय भावना उठने लगती है तो भी क्या सामाजिक विभाजन का स्वरूप हो जाता है। यदि राजनीतिक मांगों को, वैलिड मांगों को क्या होता है सरकार के द्वारा जब दमन किया जाता है तो भी राजनीतिक विभाजन का रूप ले लेता है। लेकिन कोई कोई मांग ऐसी है जो दूसरे संप्रदाय के लिए हानि पहुंचाए यानी चरमपंथी मांग के कारण भी सामाजिक विभाजन हो सकता है। तो उसी में हम लोग आगे बात किए थे सामाजिक विभाजन आधारित धर्म, जाति और लिंग आधारित सामाजिक विभाजन हम लोग पढ़े थे। अगला पार्ट ख में था जिसमें हम लोग जाति पिछले वीडियो में निपटा लिए थे। पूरा जाति के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जाति है क्या, जाति और राजनीति का क्या संबंध है, किस प्रकार जाति राजनीति को प्रभावित करता है, इन सभी पॉइंट पे हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे। आज के इस वीडियो में धर्म और लिंग आधारित सामाजिक विभाजन पे हम लोग बात की, जिसमें हम लोगों ने धर्म को समझा, संप्रदाय को समझा, सांप्रदायिकता को समझा और ये तीनों कैसे राजनीति से कनेक्ट करते हैं, यानी सांप्रदायिकता और धर्म का राजनीति से कनेक्ट होना और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ना ही, मतलब धर्म और राजनीति का एक दूसरे से कनेक्ट होना और इसका बुरा प्रभाव पड़ना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। तो यही हम तीनों पॉइंट पर धर्म में डिस्कस किए। लैंगिक विभाजन, आपका लैंगिक आधारित जो सामाजिक विभाजन है यह तो आपके हर समाज में देखने को मिलती है, पूरे देश में व्याप्त है। ये एक बहुत ही सोचने का विषय है और इसमें क्या है महिलाओं को भी समान भागीदारी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने महात्मा गांधी के आप क्या बोल सकते हैं नजरिए के देखा, विक्टर ह्यूगो के नजरिए को देखा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ आंकड़े देखे जो कि परेशान करने वाले थे, जिसमें हम लोगों ने देखा महिलाओं की दक्षता है, महिलाओं में काम करने की एबिलिटी है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। इसमें हम लोगों ने आंकड़े के जरिए भी देखा था, जहां पे 75% महिलाएं कृषि कार्य में कार्यरत थी। 75% महिलाएं कृषि कार्य में कार्यरत थी, यानी उनके अंदर एबिलिटी तो है, लेकिन वही उनके एबिलिटी को हमेशा दबाया गया। क्या हुआ, वोट देने का अधिकारी महिलाओं को 1918 से मिला है। कब से मिला है, 1918 से मिला है, जिसके कारण वो क्या है राजनीति में ही बहुत पिछड़ी रही और अभी भी उनका ज्यादा अच्छा से विकास नहीं हो पाया राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। यहाँ हमने देखा महिलाओं की औसत 7.5 घंटे काम करती है, पुरुष 6 घंटे काम करता है। फिर भी काम करने के स्थान पर सामाजिक जो क्षेत्र है उस पर भी जो है पुरुषों का ही वर्चस्व है। लिटरेसी रेट भी हमारा देखने वाला था, क्या महिला साक्षरता दर 54%, पुरुष साक्षरता दर 76%। आगे हम लोग बात करें इसी के कारण क्या हुआ, महिलाओं की जो भागीदारी है हमारे सत्ता में बहुत ही सीमित हो गई है। क्या है 14% ही, यानी 18वीं यानी वर्तमान जो लोकसभा चुनाव भारत में हुआ है 2024 में, उसमें सिर्फ 74 सांसद महिला सांसद है, जो कि पूरे सांसद का सिर्फ आपका 14% ही है। ये हमारा एक विचार करने योग्य बात है। अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण फिर विक्टर ह्यूगो को पढ़ा है हम लोगों ने, जो कि हमारे बुक के इस चैप्टर के सबसे लास्ट में है, जो है पुरुषों के पास दृष्टि होती है और स्त्रियों के पास अंतर्दृष्टि। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जल्द ही आपके पास लाने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आपका एक एक चीज का क्वेश्चन आंसर, आइडियल क्वेश्चन आंसर होगा वो भी हमारे पास से। तो इस सेशन को आज ही हम लोग खत्म करते हैं और रोशनी पब्लिकेशन का बहुत सारा बुक जो पीयूषम, वर्णिका, गोधली, सारे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एवं अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाके परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक और क्रैश कोर्स भी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे भी मिल जाएगा। अपने नजदीकी बुक स्टोर पर रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन सीरीज, हर एक बुक में आपको हमारा कैप्टन का लोगो मिल जाएगा। वो कैप्टन सीरीज का बुक आप हमारे किसी भी आप वेबसाइट पर भी जाके, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।